मात्र 16 साल की उम्र में राम जन्मभूमि के कारण इनको जेल में जाना पड़ा। मेरे को इसके काबिल होना है मेरे को, बिल्कुल नहीं, कोई वेटेज नहीं देता मैं इसको। था हिंदुओं को, जिनके राम के नारे लगाते हुए हिंदुओं को मुलायम सरकार ने ऐसे छलनी कर दिया गोलियों से। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही खास है। खास शब्द का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में देश और धर्म के लिए काफी महत्वपूर्ण कार्य किए और हमारे देश में धर्म से रिलेटेड काफी योगदान दिए। मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने राम जन्मभूमि के कारण इनको जेल में जाना पड़ा, मगर समाज से इतना जुड़ाव इनका था कि मात्र 1.5 घंटे में ही जय श्री राम के नारे पुलिस थाने के बाहर लगने लगे और इन्हें सिर्फ 1.5 घंटे में बाहर निकाला गया। सन 1991 में आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की रैली में इन्होंने जय श्री राम के नारे जोर जोर से लगाए। और मैं आपको बताना चाहूं कि बद्दी क्षेत्र में बहुत ही कम लोग हमारे कार सेवकों में से हैं और जिनमें से एक हमारे गेस्ट हैं। मैं आप सबकी पहचान और अपने दर्शकों को बताना चाहूं कि आज हमारे जो गेस्ट हैं इनके पद के बारे में आपको शुरुआत करना चाहता हूं। सर्वप्रथम आप बीबीएन क्षेत्र में एक सफल कारोबारी के साथ अग्रवाल सभा के अध्यक्ष हैं, बद्दी व्यापार मंडल के संरक्षक हैं और हिमाचल प्रदेश संयोजक श्री राम सेना बद्दी का आयोजन भी आपने किया। आपको सबको दर्शकों को मिलवाना चाहूँ हमारे गेस्ट श्री राजेश जिंदल जी। नमस्कार। तो राजेश जी, मैं आपसे अगर सवाल पूछना चाहूँ तो श्री राम जन्मभूमि कार सेवक बनना अपने आप में बहुत गर्व की बात है और मैं खुद को बहुत गर्वशाली मान रहा हूँ आपके साथ बैठने में, इस पॉडकास्ट सत्र को लेने में। तो आपके पास इतनी उपाधियां हैं, इस समय इतने संस्थाओं के पद हैं, तो वो राम सेवक बन के बने मिले हैं आपको या पैसे के बल? जनता के साथ, लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ प्रेम की वजह से, उनके साथ, उनकी हंसी में, उनके गम में, और जब कभी उन्हें सहायता हो की आवश्यकता हो उनके साथ खड़े होने में। मैं अगले सवाल पे आता हूँ। हम सबको पता है कि आपका परिवार बहुत बड़ा है, आप एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। आपके परिवार में 17 सदस्य हैं, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, हमारे परिवार में अभी 16 सदस्य हैं। मेरे पापा वो चले गए थे 2020 में। तो इसके बाद मैं अगर जानना चाहूँ कि क्या इतने संयुक्त परिवार में कभी मतभेद या मनभेद के मुटाव ऐसी भावनाएं नहीं आती? मेरी मम्मी और मेरे पापा, संयुक्त परिवार क्या होता है, कैसे सबको कभी कभी मन मारकर भी दूसरे की बात को सम्मान देते हुए जीवन जीना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, बड़ों को थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए, एक दूसरे की शर्म करनी चाहिए। महिलाओं को हमारे घर में बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, जैसा कि हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है, यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसा मेरी माँ की वजह से हुआ। मेरी माँ इतनी पवित्र मन की, इतनी भगत महिला है कि उनके संस्कार में आके हमारे घर की बहुएं भी ऐसे बहुत साफ मन की और मतलब बहुत प्रेम वाली हो गई। मेरी बेटियां हो, चाहे हमारे घर में आपको पता है मुस्कान, तो वो क्या होता है कि पूरी फैमिली का एक सर्कल है, सपोर्ट है, तब कोई भी ऐसा कर पाता है। अब गुंजन है, वो मेरे ऑफिस के पीछे कर रही है 3-3.5 साल से फार्मा मार्केटिंग का काम। मतलब हम नहीं रोकते। अगर आप अपनी मंजिल पाना चाहते हो अपने परिवार में, और मैं इसे कहूँगा मेरे सारे और रिश्तेदारों में भी, मित्रों में भी, सब में जितना मेरे से कभी भी बन पड़ेगा, मैं हमेशा सबकी सहायता करूँगा। हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। सवाल ये हमारे दर्शक का है कि श्री राजेश भैया जी का आदर्श कौन है? अनेकों
अनेकों आदर्श हैं मेरे। मेरे आदर्श हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। मेरे आदर्श हैं आदि शंकराचार्य। मेरे आदर्श हैं प्रभु श्री राम। मेरे आदर्श हैं भगवान कृष्ण। मेरे आदर्श हैं भोलेनाथ। मेरे आदर्श हैं मोदी जी। मेरे आदर्श हैं योगी आदित्यनाथ। मेरे आदर्श सबको ही हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अनेकों अनेकों और ऐसे बहुत सारे नाम जो हमें इतिहास में ये 1947 के बाद जो इतिहास नेहरू जी और नेहरू जी के आसपास घूमने वाले अंग्रेजी मानसिकता के लोगों ने लिखा, उसकी वजह से बहुत सारे शहीदों के बारे में, बहुत सारे ऐसी हुतात्माओं के बारे में हम आज जानते भी नहीं हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्वी बलिदान कर दिया। हम सबको पता है आप श्री राम जी से कितना प्रेम करते हैं और हम सबके आदर्श भी हैं। तो मात्र 16 साल की उम्र में आपको ऐसा क्या उनके प्रति लगा कि आपको घर बार छोड़कर सब कुछ श्री राम मंदिर, श्री जन्मभूमि में जाना चाहिए आपको? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। इसका कारण, मैं जैसे घर में पैदा हुआ, जैसे मेरी माँ है, मैंने आपको बताया, वो 1 बजे तक, सुबह से लेके 11-12-1 बजे तक दिन में वो 5-6 बजे शुरू करके हर रोज 1 बजे तक पूजा ही करती रहती हैं, रोज हवन करती हैं। मतलब ऐसी देवी मेरी माँ है, सबकी माँ ही देवी होती हैं, लेकिन ऐसी मेरी देवी माँ है तो वहीं से संस्कार आते हैं परिवार में बच्चे। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी तो छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी माताजी ने तो बनाया था, जीजाबाई। तो ऐसा परिवार मिला, ऐसी माँ मिली, ऐसे पापा मिले। फिर उसके बाद हमने पढ़ाई की संघ के स्कूल में, गोपाल विद्या मंदिर स्कूल से पढ़ा हूँ मैं, गोपाल विद्या मंदिर जींद। मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई वहाँ से की। और संघ का स्कूल, हम संघ की बातें करते, रोज शाखा में जाते, स्कूल से ही ऐसे शाखा में जाने शुरू हो गए 4th क्लास से, शायद हाँ 4th क्लास से हम हर रोज शाखा जाते थे, निक्कर पहन के, मतवाले स्वयंसेवक। तो फिर धीरे धीरे बड़े होते गए। +2 के बाद RSS और ये विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम आया, नहीं उससे पहले 1.5 साल पहले विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या से राम ज्योति का एक अभियान चलाया। मेरी उम्र थी 12.5 साल। मैं संघ का स्वयंसेवक तो था ही, रोज शाखा जाते थे हम। तो मैं संघ की वजह से उस अभियान से जुड़ गया। और भगवान राम से तो सबको प्रेम ही है, मेरी माँ ने भी सिखाया, सबको ही पता है भी भगवान राम तो भगवान राम है। तो वहां से जुड़े। तो मैं 12.5 साल का युवक, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे थे, हमने 500-600 गांव की यात्रा की 1.5 साल में, राम ज्योति घर 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 घर। और उस समय, अब तो मेरे को सारी समझ है, उस समय इतनी समझ भी नहीं थी। देश में 80% जगहों पे कांग्रेस का राज, लेकिन लोगों ने राम ज्योति यात्रा को इतना प्रेम दिया, भूल गए। पार्टीबाजी से बाहर निकल के लोगों ने प्रेम दिया। जिन गांवों में बीजेपी को घुसने नहीं देते थे, वहां पे राम ज्योति यात्रा वालों के लिए, हमारे लिए खाना बनाया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत प्रेम दिया। उसके बाद फिर 14 साल का मैं हुआ, आंदोलन से तो जुड़ा ही था। तो 90 में मैं पहली बार कार सेवा के लिए अयोध्या गया। मेरी उम्र थी 14 साल। हमें लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पे पकड़ लिया गया। हम संघ के स्वयंसेवक थे। हमें ना वाहिनी में बांटा हुआ था, 25-25-25-25। ऐसा था 100 की वाहिनी है, 25-25 लोग कभी अलग नहीं होंगे एक दूसरे से। फिर भी अगर कोई नौबत आ जाए, मुलायम सरकार थी, सबको डर लग रहा था, आंदोलन पे हर प्रकार के बैन थे, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए, ये सबको पहले ही आगाह कर दिया गया था हमारे संगठनों द्वारा। हमारे संगठनों का की मानसिकता इतनी पवित्र है। आंदोलन करना है भगवान राम के लिए, हत्यारी सरकार है, और बाद में पता है आपको
पता नहीं 5,000 पता नहीं 10,000 कार सेवकों को पैसे गोलियों से भून दिया मुलायम सिंह यादव ने। सरकारी आंकड़ा चाहे जो मर्जी हो। मैंने हमें 4 लखनऊ रेलवे स्टेशन से पकड़ा, उन्नाव जेल ले गए। उन्नाव जेल में मैं 18 दिन रहा। जब 30 तारीख को मुलायम सिंह ने हिंदुओं पर 30 और 2 को चलाई थी, 2 को हम वहीं थे अयोध्या, 30 को हम नहीं थे अयोध्या। जब ज्यादा कार सेवकों को मौत के घाट उतारा था, हिंदुओं को, जिनके राम के नारे लगाते हुए हिंदुओं को मुलायम सरकार ने ऐसे छलनी कर दिया गोलियों से। हम 2 नवंबर को अयोध्या पहुंचे जेल से छुट के, क्योंकि तब तक उस पे बहुत सारे पकड़े जा चुके थे कार सेवक। तो जो आंदोलन था वो झंडा तो वहां लग गया था, लेकिन वो आंदोलनकारियों को पकड़ पकड़ के तितर बितर कर दिया। तो पुलिस ने भी सोचा अब इनको क्या करना, रख के निकाल लो भी बाहर। हमारे को बाहर निकाल के दिया। फिर हम अयोध्या गए थे। अयोध्या जाने के बाद दर्शन किए हमने। तब तो दर्शन खुले होते थे 90 में, पुलिस थी बीच में, लेकिन दर्शन हम लास्ट में जो बाबरी ढांचा था उसके अंदर जो रामलला थे उसके दर्शन किए हमने। हनुमानगढ़ी गए, यहाँ सब सरयू गए, सब जगह घूमे। और जेल से छूटने के बाद हमने अयोध्या में ही नारे लगाए। अयोध्या में मुल्ला मुलायम, मुलायम का जमाई कैसा हो, ऐसा पुतला बना के काला, ऐसा हो ऐसा हो। मतलब मुलायम सिंह यादव ने चलाई थी गोलियां, तो हमने खूब नारे लगाए अयोध्या की गलियों में। फिर आ गए। लोगों का जुनून ऐसा था, जब हम रेलवे स्टेशन से उतरे ना, जींद रेलवे स्टेशन से, तो मेरा घर 2-2.5 किलोमीटर है, पैदल गए हम। शहर में दोनों तरफ लोग मालाएं लेके फूल बरसा रहे थे उस समय। बहुत फैंटास्टिक। मतलब उस आंदोलन ने हिंदुत्व की आत्मा इस देश में जो मरी हुई थी, जो वामपंथियों की वजह से, कांग्रेस की वजह से, ये सपा जैसी ये सारी जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, जो एक एक बंदे ने चलाई हुई है, उसका बेटा आगे, उसका बेटा आगे, ये उलट पुलट करते रहते हैं आपस में। गांधी परिवार से, ये नकली गांधी परिवार जो है, इससे आज तक मुक्त नहीं हो पाई कांग्रेस। तो ये ऐसे लोगों के चंगुल में फंसी हुई थी हर जगह। साउथ में करुणानिधि, जयललिता, ये खा रहे हैं वन साइडेड। हजार सैंडल पहन रखे हुए जयललिता ने, भ्रष्टाचार इतना भी। तो 1000 सैंडल पहन ही नहीं पाएगी, उससे पहले ही तेरा हो जाएगा काम। ऐसे लोगों ने लुट्टा देश को। ऐसे लोगों ने, स्विस बैंक का आपने नाम सुना है, तो वहां पैसे, ऐसे सारी बातें थी। हमने आपके पोस्ट जो आप करते हैं सोशल मीडिया में, तो एक हमारे दर्शक ने उसमें कमेंट किया था कि व्यापार से राजनेता की ओर, तो उस पे आप कितना सपोर्ट, कितना समर्थन देते हैं? आपके दर्शक के कमेंट को, राइट? नहीं, जो कमेंट है उसको, व्यापार से राजनेता की ओर। व्यापार से राजनेता की ओर बिल्कुल नहीं, कोई वेटेज नहीं देता मैं इसको। व्यापार से अध्यात्म की ओर। तो अभी जो भी ये सेवा कार्य हो रहे हैं, ये अध्यात्म के वजह से हो रहे हैं। मैंने, आप मेरे फेसबुक, इंस्टा पे देखिए, मैंने पहले वीडियो डाल के बिल्कुल स्पष्ट बोला है, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, मैं संगठन का काम करना चाहता हूँ। मुझे एमएलए, मेयर, एमपी, मेरे को कुछ बनना ही नहीं है। बट मेरे को, मेरे हृदय से जुड़ा हुआ है। मैं 6 साल का बच्चा संघ का स्वयंसेवक हूँ। मेरे को तिलक राज जी ने, पलवल वाले, शायद डेथ हो गई अब उनकी, उन्होंने स्वयंसेवक बनाया था। अपनी स्कूटी से जब आते थे और घर से बैठा कर ले जाते थे, लूना होती थी शायद उस टाइम। तो संगठन में मेरी काम करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मेरे को चुनाव नहीं लड़ना। और मेरे को ना राजनीति भी ना धर्म के साथ पूरी मिक्स करके करनी है, फुल मिक्स धर्म के साथ अगर मेरे को करनी भी है तो। लेकिन मेरे को संगठन में कार्य करना है। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे जैसा व्यक्ति, मैं अपने आप को ऐसा, देखो, नहीं कहना चाहिए अपने बारे में, अपनी तारीफ करना तो बेवकूफ़ लोगों की बात होती है, लेकिन मेरे को लगता है मैं मैनेजमेंट में बहुत अच्छा हूँ। तो मैं संगठन में काम करूँगा तो मेरे संगठन को, मेरे धर्म को, बेसिकली मेरे धर्म को बहुत फ़ायदा होगा, और मैं अपने जीवन में यही करना चाहता हूँ। तो जो आपका कमेंट था जिसके आपने बोला, उसी से रिलेटेड हमारा सवाल ये है कि
जैसे आपने बोला कि आपको मैनेजमेंट करना पसंद है, तो अगर कल को जाके आप नेता बन जाते हैं या राजनेता बन जाते हैं हमारे बद्दी क्षेत्र में, तो आप बद्दी को उसी प्रकार पालेंगे जैसे नेता करते हैं, या आप एक सेवक बनकर सेवा कार्य करते रहेंगे अपने? मैं मोदी जी की तरह कार्य करूंगा, मैं योगी जी की तरह कार्य करूंगा, मैं हेमंत विश्व शर्मा जी की तरह कार्य करूंगा, मैं शिवराज चौहान जी की तरह कार्य करूंगा, मैं ऐसे हृदय से कार्य करूंगा। तो मैं अगर संगठन में कार्य करूंगा तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा, वो लोगों को प्रेम करना, वो वोटर का दिल जीतना, वो एक अच्छी मैनेजमेंट करना, वो एक अलग अलग स्ट्रेटजी बनाना, तो काफ़ी सारा परिवर्तन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ। हम सब जानते हैं कि बीबीएन क्षेत्र में दो तरह के लोग हैं, एक बाहरी, एक लोकल। तो उसमें आपके क्या विचार हैं कि ये सही है, या आप किसको सपोर्ट, किसका समर्थन देते हैं? सबका सबका साथ सबका विकास। सबका, ये बहुत ही मेरे को ऐसा लगता है कि प्रेम जिनके हृदय में नहीं है, ये उनका सवाल है। सब अपने सब, तो और मोदी जी ने सीधा कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि क्या करें, क्या क्या करने से बचे, जिससे कि ये जो मतभेद है आ रखा है वो हट जाए, और एक ही सरल तरह से हम बद्दी को एक डेवलपमेंट के क्षेत्र में की ओर बढ़ाएं? जैसे अब पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का नाम हो रहा है, एडवांटेज असम का नाम हो रहा है, तो हमारे हिमाचल में आप क्या विजन देना चाहते हैं हमारे लोकल एरिया में, बीबीएन क्षेत्र को? बीबीएन क्षेत्र में मेरे जीवन की 75%, मतलब मैं अभी 50 साल का हूं, तो मैं 14 मतलब 36 साल से यहीं रहता हूं। मेरी वाइफ यहीं सोलन हिमाचल की हैं, मेरी बेटियां यहाँ पैदा हुई, मेरा बेटा, सब यहीं। मैंने अपने जीवन में 2 बार अयोध्या जाने को छोड़कर और राम ज्योति वाले इवेंट वाले को छोड़कर जितने भी संघ कार्य किए हैं, जितने भी समाज सेवा की है, जो भी मैं कर पाया, जितनी मेरी हैसियत थी, चाहे कोरोना के समय हो, चाहे किसी भी दूसरे समय हो, या किसी भी मुसीबत में किसी भी लोगों को सपोर्ट कोई दूसरा संगठन भी कर रहा है और वो मेरे पास आ गया कि कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो मैंने क्या, हमारे परिवार ने हमेशा दिया है। कुछ समय पहले आपने एक हिंदुत्व का पेज फेसबुक पे चलाया था, उससे आपको इनकम भी होती थी? कुछ समय पहले नहीं, मैंने चलाया था, मेरा पेज है hindutva.info। वो पेज चलाया था मैंने 2013 में। काफी समय हो गया। क्योंकि उस समय मोदी जी देश में बहुत पॉपुलर हो रहे थे, बहुत पॉपुलर हो रहे थे धीरे धीरे। तो मोदी जी पीएम की रेस में थे, सारा देश चाहता था कि मोदी जी पीएम बने, तो हिंदुत्व से रिलेटेड ये खूब चल रहा था। और अभी आपका एक उदयपुर में स्टूडियो भी है अपना, तो आप बद्दी क्षेत्र में हमारे जो युवा सारे बच्चे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि इस फील्ड में अगर जाके तो वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं? बहुत, आप आईटी के बारे में जानना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आईटी में बहुत सारे चीजें हैं। आप एक जॉब वर्क जैसा एक स्टेशन खोल सकते हैं कि आप किसी को वेबसाइट बनवानी है, हमसे बनवा लो, किसी को अपना फेसबुक या इंस्टा या ये सब पॉपुलर करवाना है, हमसे करवा लो, किसी को अपने आप को ज़्यादा फैलाना है, हमसे फैलवा लो। मतलब आईटी के बहुत सारे काम। या अब आपने देखा होगा इंस्टाग्राम और यहाँ सब रील का सारा सिस्टम है। जी जी। तो हालांकि मैं बड़ा सपोर्ट नहीं करता कि, क्योंकि बहुत बचकानी रील्स भी अब बनाने लगे हैं लोग, तो मैं नहीं सपोर्ट करता पूरी तरह से उस बात को। लेकिन उनमें बहुत सारे में बहुत क्रिएटिविटी होती है, वो पॉपुलर हो जाते हैं लोग, तो लोग उनको प्रोडक्ट भी देते हैं, उनको पैसा मिलता है, और उनको इंस्टाग्राम से फेसबुक से भी पैसा मिलता है।
एक तो ये तरीका है पैसा कमाने का। एक आप किसी विषय के आप मास्टर हैं, आपको कुछ भी आता है, आपको कैमरा आता है चलाना, आपको एडिटिंग आती है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे आप उसके वीडियो बनाओ, डाल लो। आपको खुद ही एडिटिंग आती है तो आप तो फ्री में ही डाल सकते हो। आपने तो कहीं 1 रुपया भी नहीं खर्च करना, बस अपलोड ही करना है। मतलब अगर मैं सबका समरी निकालूं तो हमारा फ्यूचर या हमारे दोस्तों का, जो छोटे भाई अभी पढ़ रहे हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है आईटी सेक्टर में, अगर वो अच्छी दिशा में चले, अच्छे अच्छे कंटेंट इंफॉर्मेटिव डाले। कोई एनजीओ आए हमारे पास, मैं हर हफ्ते एक लेक्चर इसके ऊपर अलग अलग विषय पर, ये जैसे मैं कम से कम 30-40 विषय आईटी में कवर कर लूँगा कि आप ये बिजनेस करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो मैं हर हफ्ते या हर 10-15 दिन में जैसे भी आप लोगों को ठीक लगेगा, कोई एनजीओ आगे आए तो मैं लेक्चर दूंगा। और कम से कम इस फील्ड में 30-40 प्रकार के ऐसे काम होंगे जिनको आप कर सकते हो और स्टेबल होंगे उनमें से ज़्यादातर बिजनेस। एआई का अब फ्लो बहुत आ रहा है, एआई को हमें कैसे उपयोग करना है, कौन कौन सी अच्छी एप्स है उसके लिए, ट्रस्टेड वेबसाइट, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं एकदम। जी जी बिल्कुल। तो उनकी जानकारी देने वाले कितने चैनल देखो आप इंस्टाग्राम पे, अभी 1-2 साल में आ गए और वो एकदम मिलियंस में पहुंच गए। वो एआई पे पूरा चैनल है। एआई की जानकारी रोज ज़्यादा फ्लो आ रही है और लिखने वाले हैं, वीडियो बनाने वाले कम लोग हैं। जैसे आपने पॉडकास्ट शुरू किया है जी, तो हर फील्ड में ऐप बना रहे हो आपका कोई आइडिया है, आपने ऐप भी खुद ही बना लिया। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो, ये मार्क जुकरबर्ग, ये भी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही था। जी बिल्कुल। भारत के श्री गणेश विद्यार्थी ने अपनी फेसबुक कॉलेज की बनवाने के लिए मार्क जुकरबर्ग को बुलाया था। उस उल्लू के पट्टे ने उसका आइडिया चोरी करके खुद ही बना ली। फिर बाद में गणेश विद्यार्थी ने केस किया, उसको करीबन 600 करोड़ रुपए, शायद थोड़े बहुत कम ज्यादा मुझे उस समय में दिए होंगे, मगर मार्क जुकरबर्ग जी ने उनका आइडिया चुरा लिया, वो बहुत बड़ी गलती की। हाँ, लेकिन ये कितने गर्व की बात है, आइडिया एक भारतीय का था। जी जी। अगर हम देखा जाए तो सभी आइडिया जो शुरुआत है भारत से ही शुरू है। किसी भी आइडिया को आप पकड़ लें या किसी भी फील्ड में चले जाएं तो हमारे भारत से ही शुरू है। शुरुआत शून्य से होती है और शून्य किसको दिया? भारत ने दिया। तो अभी हमने आईटी सेक्टर के विजन के बारे में पूछा, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका बीबीएन क्षेत्र को लेकर क्या विजन है? अगर कोई एनजीओ आता है इस कल्पना के साथ कि वो कहीं +2 के बाद के बच्चों को या कहीं इंटर्नशिप कर रहे बच्चों को या कहीं किन्हीं भी बच्चों को मेरा लेक्चर कराना चाहता है, या सेम क्लासेस को उसी फील्ड की वो पढ़ ही रहे हैं साथ ही मेरा लेक्चर कराना चाहता है, तो मैं, इंग्लिश मेरी नहीं है बहुत अच्छी, कमांड मेरी उसमें, बट मैं हिंदी में सबको बहुत ही आसान भाषा में एक लेक्चर, एक विषय समझा दूंगा। 30, 35, 40 लेक्चर भी आप इस पे करवा सकते हो। मेरे प्रश्न का मतलब है कि बद्दी में जो कार्य हो रहे हैं डेवलपमेंट को लेके या बाकी मेडिकल फैसिलिटी को देखकर, उसके लिए आपका क्या विजन है बद्दी में? क्या इसमें कोई रुकावट हो रही है कि किसी वजह से हो रहा है? क्या इसका है? जैसा मोदी जी का विजन, अब जैसे हमारे अटल जी का विजन था, जैसे हमारे परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी का विजन था, वैसे अभी जिस संस्था के आप संयोजक हैं, श्री राम सेना, पूरे हिमाचल प्रदेश में छाई हुई है धूमधाम से, तो इनका आगे क्या क्या कार्य रहेंगे? क्या हम अपने दर्शकों को आप कुछ कार्य, 1-2 कार्य बता सकते हैं? 14 अप्रैल को हम लोग श्री बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने वाले हैं। तो उस अवसर पर, जैसा आपको पता है, जिस दिन हमने पवित्र जल बांटा था, आप सब लोग भी साथी थे, उस दिन हमने सफाई कर्मचारियों के पैर भी धोए थे। तो
हिंदुत्व हमें क्या सिखाता है? सामाजिक समरसता। तो सामाजिक समरसता केवल बोल देने से नहीं हो जाती, आपको गले लगाने के लिए तैयार रहना होगा, प्रेम के साथ, सेवा भाव के साथ। तभी तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, तभी तो दुनिया सुखी होगी। हम सब जानते हैं कि आप बहुत फेमस हैं सोशल मीडिया की, अगर बात करें या समाज की बात करें तो आपका स्टाइल भी कई लोग फॉलो करते हैं, जैसे आपका पहनावा हो या आपका रहना सहना हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो। तो अगर आपको एक मूवी दी जाए तो उसमें आप हीरोइन किसको चाहेंगे? सुमन। मैं तो जानता हूं मगर मेरे दर्शक नहीं जानते कि सुमन जी कौन है। आपके सब दर्शक जानते हैं। सुमन जी के साथ मैंने इतने चित्र डाले हैं फेसबुक पे, इतने चित्र डाले हैं, और मैं ऐसे लिखता हूँ सुमन जी के साथ एक चित्र। सब जानते हैं, सुमन को कौन नहीं जानता। मैंने अभी देखा कि आपके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट आ गई। हम सब जानते तो हैं कि आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं, मगर अभी भाभी जी का नाम आता ही आपके चेहरे अलग से खिल गया, तो उसका पीछे क्या कारण रहा है? इसका प्रेम। मेरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत। और आपको पता है अध्यात्म में भक्ति भाव क्यों आ रहा है मेरे मन में? मेरे को इसके काबिल होना है मेरे को। हमने आपको इस मोमेंट पे इमोशनल कर दिया, हम नहीं चाहते थे ऐसा करना, मगर आपका भाव सभी दर्शक मैं चाहता हूं कि समझते हो कि एक व्यक्ति कैसा हो अपने जीवन में। अब अगर हम बात करें, अब हम अपने अंतिम सवाल, अंतिम पड़ाव पर हैं। हम सब जानते हैं कि आप एक सफल व्यापारी हैं, अग्रवाल सभा के आप अध्यक्ष हैं और हमारे बद्दी व्यापार मंडल के संरक्षण हैं, और श्री राम सेना हिमाचल प्रदेश के आप संयोजक हैं। साथ ही आप चेयरमैन RWS सिटी स्क्वायर मॉल के भी हैं। और उसके बाद अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप सफल सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आपने सेवा कार्य बहुत किए। और देखा जाए तो आप एक सफल राजनेता की ओर भी चल रहे हैं। आप अपने जीवन का अंतिम पड़ाव किस तरह देखते हैं? आई वॉन्ट टू बी एज्ड ग्रेसफुली। मेरे को ग्रेस के साथ बड़ा होना है। मैंने बिजनेस कर लिए, हर व्यक्ति में कमियां होती हैं। मैं जब 33 साल के बाद अयोध्या गया तो जैसे मेरे अंदर कोई ऐसे उजाला हो गया। तो मेरे को अपनी जिंदगी वैसे जीनी है, प्रेम के साथ, बिल्कुल प्योर वाला, मतलब बिल्कुल प्योर। अंत में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ कि और एक आपने राजनेता की बात की थी, तो राजनेता की बात का मेरा उत्तर ये है कि मैं संगठन में कार्य करके राजनेता हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को चुनावी राजनीति में नहीं फंसना, या यूं कह लीजिए कि मेरे को 10-15 साल तो नहीं फंसना। सेवा कार्य 10 साल 15 साल चलते रहेंगे कि उम्र भर चलते रहेंगे? जब तक मैं जीऊँगा, उम्र भर। जब तक मेरे में हिम्मत होगी बाहर निकल के कुछ करने की, या अगर मैं बीमार भी हूँ तो चलो डोनेशन से ऐसे लोगों की टीम भी खड़ी हो जाएगी, तब तक जो ऐसे सबको लगेगा कि सब कुछ हम तो एक सबसे सच्चे संगठन के लोग हैं। अंत में आप हमारे बद्दी क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप कैमरे में देख के बोल सकती हैं। जैसे अटल जी को हिमाचल से प्यार है ना, जैसे मोदी जी को भी है, और जैसे हमारी प्रियंका दीदी ने भी शिमला में महल बनाया है, और सुमन जी की वजह से मेरे को हिमाचल से प्यार है। हैवी ब्यूटीफुल, मतलब प्रकृति है, सब कुछ है, जलवायु है,
सब कुछ है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। तो मैं बद्दी भी हिमाचल में ही है, मेरी वाइफ हिमाचल की है। मैंने यहीं रहना, यहीं मरना, जीना यहाँ, मरना यहाँ। प्रेम करेंगे सबसे। कहना चाहेंगे कि आप संयोजक हैं श्री राम सेना हिमाचल प्रदेश के, तो इतनी बड़ी संस्था में आप बद्दी को किस विजन से देखते हैं कि यहाँ क्या क्या कार्य होने चाहिए, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, स्टडी के क्षेत्र में, या वेल्थ के क्षेत्र में? कल मैं फेज 2 में जो कम्युनिटी हॉल है, वहाँ हमारे क्षेत्र की जो नई IAS ऑफिसर हैं सोनाक्षी जी, वो आए थे। एक गेट टुगेदर था पब्लिक के साथ। तो वो उनके साथ बातचीत हुई इस सारी चीज़ों के बारे में। तो फर्क कुछ थोड़ा है। लगातार हम कितने 3-4 महीने से इस बारे में बोल रहे हैं। हमने बोला BBN को चमकाए, BBN को चमकाएंगे, चंडीगढ़ जैसा बनाएंगे। ये विजन है हमारा, ये श्री राम सेना का विजन है। हम क्या चाहते हैं, BBN की सड़कें चंडीगढ़ जैसी हों, चंडीगढ़ से भी अच्छी हों, ग्रीनरी हो, दोनों तरफ फुटपाथ बने हों, एकदम ब्यूटीफुल। जब हम पुल क्रॉस करके हरियाणा से आते हैं तो हमारे शहर के बाहर एक सुंदर द्वार, ऐसे मनाली अटल टनल के बाहर ऐसा, मतलब ऐसा कुछ कि आप एक हिमाचल में प्रवेश कर रहे हैं, आप बद्दी में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसा भाव और फैसिलिटी सारी, हॉस्पिटल चाहिए, स्टेडियम चाहिए। अब देखो, हम कुछ दिन से बोल रहे हैं, हमारे बड़े भाई साहब राम कुमार जी बड़े दयालु हैं, वो हम बोलने से पहले ही सुन लेते हैं हमारी बात। और उन्होंने सनोली में अभी 1-2 दिन पहले, शायद 2-3 दिन पहले, तो 35 लाख रुपए से एक बहुत सुंदर स्टेडियम का उद्घाटन भी कर दिया। और ऐसे खरूनी में हमारे हरदीप बाबा जी ने कर दिया। तो सभी, जब हम कोई ऐसी बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो वो पार्टीबाजी से अलग हो जाती है। लोग मेरे को समझते होंगे कि ये तो मोदी का आदमी है, बीजेपी के दिल्ली जीतने पे, बीजेपी के हरियाणा जीतने पे, मोदी जी के कम सीट आने पे भी सारे शहर को लड्डू खिलाता है, 500 किलो, 1000 किलो। मेरा संगठन है भाई, संगठन है मेरा। लेकिन अगर ये लोग अच्छा कार्य, इनको भी समझ आता है कि ये देखो सही कह रहा है और मेरा कोई चुनाव मुझे लड़ना नहीं, तो स्वार्थ तो मेरा कोई है नहीं। जहां हम रहते हैं वो खूबसूरत क्षेत्र हो, जिनके साथ हम रोज रहते हैं। अब लोगों में क्या है, धूल की वजह से लंग्स की प्रॉब्लम, सारे दिन धूल उड़ती रहती है, सड़क है ही नहीं। ऐसे नहीं बोल सकते सड़क में गड्ढे हैं, एक्चुअली गड्ढों में सड़क है। कहीं 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 से पूरी उड़ गई, कहीं जगह ही नहीं है गुजरने की। डिवाइडर है जैसे ऐसे ऊंचे ऊंचे, वो छोटे छोटे लगा सकते थे, जैसे चंडीगढ़ में पंचकूला लगे हुए 1 फुट के जैसे, ऐसे उसमें पेड़ पौधे भी लग जाते हैं और ये भी लग जाती है, लाइटें भी। और ऊपर की तरफ से कोई गाड़ी ना टकराती है। अब कितना 140-150 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो चुका है, जो सुनने में आ रहा है। मेरे पास कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है। लोगों का 2-2, 3-3 लाख रुपए का कितने नुकसान होगा, कार वालों का चोट लग गई लोगों को काफी। एक नुकीला सरिया उधर एक्सीडेंट हुआ था, तो हम जाके दौड़ के, और संदीप जी मेरे साथ थे, मैंने और संदीप जी ने बाइक से जाके, वो भीड़ बहुत थी, वहां तक पहुंचना, उसको पूरा सीधा किया। उसकी वीडियो भी मेरे फेसबुक पे है। हमेशा भगवान राम के मंदिर में हमने कार्यक्रम किए। कुंभ गए हम पहले से प्लान करके गए। संदीप, सचदेवा, सन्नी, राहुल जी और मेरे पूरा परिवार, मेरा छोटा भाई, मैं, सब लोग थे। तो हम एक गाड़ी केवल इसलिए ले गए थे कि हम बद्दी आके लोगों को जल वितरित करना है, उसको पैक कराने में समय लगेगा, तो एक गाड़ी हमने जल्दी भेज दी। और ये सन्नी, संदीप जी और राहुल जी ये लेके आए बद्दी जल, और फिर ये जाके पैक हुआ।
आपने बहुत एक अच्छी बात की कि डेवलपमेंट के क्षेत्र में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, कोई पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे शुद्ध टॉक्स का मोटिव भी यही है। आज हम बात करते हैं 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट यूपी में हो रही है, एडवांटेज असम की बात हम करते हैं, हरियाणा क्षेत्र बढ़ोतरी कर रहा है, पंजाब क्षेत्र बढ़ोतरी कर रहा है, हमारा हिमाचल क्यों बढ़ोतरी नहीं कर पा रहा। तो शुद्ध टॉक्स जो चैनल है हमारी पूरी टीम ने इसलिए शुरू किया कि हमें हिमाचल को भी पूरे भारत में तो नाम लेके आए, साथ ही इंटरनेशनली भी इसको बहुत प्रमोट करें। देवभूमि हिमाचल है, हमारे हिमाचल में कोई कमी नहीं है, ना कोई टूरिस्ट की कमी है, ना कोई खेतीबाड़ी की कमी है। तो ये एक बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है कि जब डेवलपमेंट का नाम आए तो उसमें कोई पार्टीबाजी ना हो और कोई मतभेद ना हो, कोई छोटा बड़ा नहीं देखे। आपने बार बार बोला, 3-4 बार बोला, और अपने इसमें भी बोला, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, आपने सोशल मीडिया में बोला कि मैं नेता नहीं बनूंगा। तो अगर ये स्टेटमेंट मैंने कुछ समय पहले दिल्ली में भी सुनी थी, तो क्या केजरीवाल का जन्म हमारे हिमाचल में तो नहीं हो रहा है दोबारा से? आपका सवाल बहुत बढ़िया है। मैं वैसे उनके चरणों की धूल भी नहीं हूं, लेकिन बनूंगा ना मैं तो योगी आदित्यनाथ बनूंगा। बनूंगा ना मैं मोदी बनूंगा। केजरीवाल वो एक डेफिनेशन है कि मैं उसको नेता ही नहीं मानता। वो ही सो मच फ्रस्ट्रेटेड, सो इगोइस्टिक। अगर इस समय हम बोले ना कोई तानाशाह है देश में, तो वो केजरीवाल है। केजरीवाल तानाशाह है और लोग मोदी जी को तानाशाह बोलते हैं। एक्चुअली में केजरीवाल तानाशाह है। उसकी पूरी हरकतें शुरू से आकर तक देखो, वो अपनी पार्टी का संयोजक है और वहां तानाशाही चलाता है। ऐसा निकृष्ट व्यक्ति जिसने ये कह दिया चुनाव में कि हरियाणा बीजेपी वाले दिल्ली के 5 लाख लोगों को मारना चाहते हैं, झूठा साला। और हम ये देख भी रहे हैं कि जैसे ही पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार आई तो बहुत देशद्रोही वाले कार्य उधर होने लगे। अभी अगर हम बात करें तो आजकल चल रहा है कि हिमाचल से जो भी बस या कोई भी सरकारी गाड़ी उधर जा रही है तो वहां के लोग भिंडरावाला की तस्वीरें लगा दे रहे हैं और बसों की तोड़ रहे हैं उनको और लोगों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। बल्कि अगर हिमाचल में कोई अपने गुरु जी के यहाँ कोई दर्शन करने आ रहा है, गुरु के घर आ रहे हैं पंजाब से लोग, तो हम उनका विनम्र तरीके से स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसी भावना हो सकता है कि उन्हीं की पार्टी की वजह से आ रही है। देखिए, पंजाब में जब अकाली भाजपा सरकार रही, आप डाटा उठा लीजिए, कहीं से भी चेक कर लीजिए, पंजाब समृद्ध होता रहा। काफी समय कैप्टन अमरिंदर सिंह उनकी सरकार में भी पंजाब अच्छा स्टेट, एकदम नंबर 1 स्टेट था। उसके बाद ये क्रिश्चियन कन्वर्जन, नशा जो हिमाचल में इतना फैलता जा रहा है, बड़ा मतलब दुख का विषय है ये। जैसे कि हर वीडियो में मैं अपने जूरी मेंबर जो हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हैं उनको सबसे पहले बुलाता हूं। आज हमारे गेस्ट जो हैं काफ़ी खास थे, तो इसलिए जूरी मेंबर भी बहुत खास होना चाहिए। इसलिए ये जो चीज़ है मैंने अंत तक बचा कर रखी। तो मैं मंच पे सुमन जी को बुलाना चाहूँगा, श्री राजेश भैया जी को सम्मान करने के लिए। ये हमारे शुद्ध टॉक्स चैनल की तरफ से छोटी सी भेंट। थैंक यू। जय श्री राम, जय हिमाचल। धन्यवाद।